भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा ही एक प्रश्न चिन्ह होता है कि शिक्षा व्यवस्था सही है या नहीं है। तो इस विषय पर हम आज बात करेंगे और मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि किसी भी विषय पर बात करते समय हमें उचित शख्स का चुनाव कर लेना चाहिए। तो आज हमने उचित शख्स का चुनाव भी कर लिया है। नाम है राकेश मून, हमारे सीनियर है। ये उनकी उपलब्धता नहीं है कि वो हमारे सीनियर हैं, अब क्यों चुना इन्हें, इनका पीजी हो चुका है, इसके अलावा बीएड भी किया है। तो मतलब ये है कि इन्होंने एक उच्चतम स्तर भी देखा है शिक्षा व्यवस्था का, इसके साथ साथ बीएड करना माने इनको पता है शिक्षा के अंदर की बात और सारी चीजें इनको पता होगी, ऐसा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो राकेश जी, वेलकम ऑन द हरीश पॉडकास्ट। कैसे हो आप, पहले तो ये बताइए। भाई ठीक हो, थैंक यू हरीश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो राकेश जी मुझे ये बताइए कि जैसे हमेशा हम लोग कयास लगाते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं करती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? एक्चुअली हरीश क्या हो रहा है, हेलो जी, जो हमारी अभी जो शिक्षा प्रणाली है, तो अगर हम पहले से देखें तो कुछ इसमें ड्रॉबैक्स हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रही है, स्कूल और कॉलेजेस को भी प्राइवेट बना रही है। ज़्यादातर जो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो एजुकेशन रहता है 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, जो उच्चतर स्तर पर हमें मतलब जो प्राइवेट स्कूल रहती है, सीबीएसई स्कूल रहती है, उसका लेवल जो रहता है वो अच्छा रहता है और जो लोग उसमें पढ़ते हैं वही अच्छी एजुकेशन वो ले सकते हैं और अपना बेस अच्छा बनाते हैं। अगर उसी के कंपेयर में अगर हम हमारे जो गांव के विलेजेस के अगर छोटे माध्यमिक विद्यालय देखें, प्राइमरी एजुकेशन देखें, तो उसका लेवल अभी भी कम है। कुछ तो ऐसी भी चीज़ें हैं मतलब जो इस कगार पे है कि वो स्कूल व्यवस्था बंद हो रही है, मतलब उनको स्टूडेंट नहीं मिल रहे, या फिर और भी कुछ देख सकते हैं कि अगर स्कूल है लेकिन पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, या फिर टीचर है तो बच्चे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो दिन ब दिन मतलब उसमें कमतरता आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से हम इस पे तो बात करेंगे ही। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में एक बात मुख्यतः कही जाती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ पे तो क्वालिफाइड टीचर होते हैं जो पढ़ लिख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके लगे होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका शिक्षा का स्तर इतना नीचे क्यों होता है कि गवर्नमेंट के स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो तो उत्तीर्ण होने चाहिए, वो तो समझदार होने चाहिए, वो तो क्वालिफाइड होने चाहिए, क्यों अच्छे टीचर से सीख रहे हैं? क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट लोग हैं ना, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके वहाँ पे जगह प्राप्त की है। नहीं तो ऐसे, और एज कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस देखेंगे तो वहाँ पे टीचर उतने क्वालिफाइड नहीं होते, उतने टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा देते। तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है हरीश। देखो, एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि मतलब किसी भी स्कूल के लिए मतलब उसका टीचर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के ऊपर सारे स्कूल डिपेंड होता है। मतलब जितना अच्छा टीचर होगा उसकी क्वालिटी होगी, उतने उसके मतलब वहाँ के स्कूल के बच्चे होंगे अच्छी तरह से क्वालिफाइड होंगे, अच्छी तरह से स्किल होगी। लेकिन हम अगर पिछले कुछ साल में देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो पिछले साल जो टीटी एग्जाम हुई थी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें हमने देखा कि मतलब अभी जब तब बीजेपी की सरकार थी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो उन्होंने क्या देखा कि टीईटी में घोटाला हुआ है। जो पेपर क्रिएट कर रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसमें शामिल था। उसने कुछ मतलब पेपर दे दिए और कुछ ऐसे शिक्षक जो है अपने आप ही टीईटी क्लियर हो गए। तो ये जो दिन ब दिन समस्या बढ़ती जा रही है, करप्शन की है, या फिर टीचर एलिजिबल नहीं रहता फिर भी वो मतलब वह माध्यमिक स्कूल या प्राथमिक स्कूल में चला जाता है। तो ये जो समस्या है इसी वजह से है ना, हमारे ड्रॉबैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसको हम हमारी सिस्टम को अगर हम अच्छे से कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या वो फिर
गांव वाला विलेज वाला एजुकेशन हो या फिर सीबीएसई स्कूल, मतलब यहाँ का मतलब अर्बन एजुकेशन हो या फिर रूरल एजुकेशन, तो अगर टीचर अच्छा होगा तभी हम मतलब उसमें चेंजेस ला सकते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से सच नहीं है कि जो इंसान आ रहा है वो अच्छे तरीके से क्वालिफाइड भी है, मतलब यहाँ पे भी हाँ, करप्शन तो ये करप्शन है, मतलब कोई चीज की गारंटी नहीं है कि जो टीचर पढ़ाने वाला है भाई वही मतलब प्रोफेशनल स्किलफुल है या नहीं, वही पता नहीं, बस पैसे दो और आ जाओ पढ़ाने। अभी तो ऐसा चल रहा है कि मतलब आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट भी क्वालिफाई चाहिए, आपको पीजी भी क्वालिफाइड चाहिए, उसके साथ आपको पीएचडी भी चाहिए, उसके साथ आपको मतलब 2-3 रिसर्च पेपर भी क्वालिफाइड होना चाहिए, और तब और उसी के साथ अगर आपको कॉलेज में किसी प्रोफेसर बनना है, ओके ठीक है, जो इतने सारे मतलब स्किल रहेंगे वो तो क्वालिफाइड रहेगा, लेकिन उसको अगर किसी कॉलेज में जाना है एज ए टीचर तो उसको पैसे भी भरने पड़ रहे हैं, 50 लाख भरकर उसको मतलब कॉलेज मिल रहा है किसी संस्था में सिखाने के लिए, मतलब वो जा सकता है। लेकिन इसमें अभी क्या हो रहा है, जिसके पास स्किल है तो वो पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है तो वो स्किल नहीं होते हुए भी पैसे भर देता है और वो पढ़ाने चला जाता है। तो ये ड्रॉबैक ही बोल सकते हैं ना इसे हम, जो कि जिसको भाई पैसे से सभी चीजें चल रही है। तो ये मेरा मानना है कि मतलब ये कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो अभी जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने अभी बीएड भी कर रखा है, बहुत सारे लोगों से बात भी होती होगी, और मास्टर्स भी कर रखा है आपने, तो मतलब यदि मैं आपसे पूछूं, वो तो पूछूंगा मैं शिक्षा व्यवस्था पे, आप पे, एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन यदि हम ये समझना चाहें तो इसके ऊपर क्या उपाय है शिक्षा व्यवस्था का? पहले तो करप्शन किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? करप्शन, देखिए अभी करप्शन खत्म करने की बात की है तो पहले तो मतलब जो भी व्यक्ति एजुकेशन सिस्टम में जा रहा है तो गवर्नमेंट ने एक डिसाइड करना चाहिए कि भाई उसके पास पैसा हो या नहीं हो, वो स्किलफुल है तो उसको, और एलिजिबल है तो उसको मतलब स्कूल मिलना ही चाहिए। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात तो जो भी अभी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है तो हम देखते हैं कि भाई मतलब गवर्नमेंट कितना भी मतलब उस पर खर्च करे, बहुत सारे पैसे खर्च करती है, फिर भी वो सही तरीके से एग्जाम नहीं लेती है। अगर लेती भी है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम के पहले ही उसका पेपर जो है स्टूडेंट को मिल जाता है, जो टीचर रहता है उसको मिल जाता है, तो उसमें सुधार करना जरूरी है। उसके साथ साथ जो भी टीचर है, जो पढ़ाने वाला है, उसकी स्किल टेस्ट भी पहले होनी चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम तो क्लियर कर रहे हो, उसके साथ एक डेमो भी दो, जिससे कि ये पता चल सके कि जो एग्जाम तो क्लियर हुआ है लेकिन वो एग्जाम करने वाला व्यक्ति कितना स्किलफुल है, कितना एलिजिबल है, जो टीचिंग पढ़ाने वाला है वो सीनियर स्कूल में हो या जूनियर स्कूल में या फिर प्राथमिक हो या किसी भी सीबीएसई स्कूल में। जब तक ये चीजें नहीं बदलेगी तब तक मतलब मुश्किल कहना होगा कि हम मतलब इसमें सुधार कर सके। सही बात है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है लोगों द्वारा, कि हम लोग इंजीनियर तो बहुत धड़ल्ले से प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें स्किल नहीं होता। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम ही गलत है, जिस तरीके से मार्किंग की जाती है, नंबर रट्टाफिकेशन वगैरह वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न, ये गलत है। तो ये थोड़ा सा दर्शकों को समझा दीजिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, अभी मैंने कुछ तो मतलब 2-2.5 साल पहले न्यूज़ सुना था, पेपर में पढ़ा था कि मतलब इंडिया हर साल मतलब 15 से 30 लाख मतलब हर साल इंजीनियर क्रिएट करता है, लेकिन जितने इंजीनियर्स क्रिएट करता है उनको जॉब नहीं मिलती या फिर वो स्किलफुल नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम हर साल के लिए, हर साल मतलब गवर्नमेंट की ऐसी कोई मतलब पॉलिसी नहीं है कि जो इंजीनियर बन रहे हैं उनको कोई जॉब मिले या फिर उनको कोई वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कुछ खुद का मतलब कुछ प्रोफेशन शुरू कर सके। ऐसी कुछ चीजें नहीं हो रही। हम देखते हैं कि इंडिया ऐसा अकेला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास यूथ है, लेकिन यूथ होकर भी मतलब जिस तरह से उसको यूज करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हमने देखा कि पिछले कुछ 2-3 साल में 45 ईयर्स मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, और जितना गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हर साल जितना 2 या 3 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेंगे तो वो हो ही नहीं रही है। तो इंजीनियर तो हो रहे लेकिन वो तो मतलब अनएम्प्लॉय ही रहेंगे,
उनका यूज ही नहीं हो रहा है तो क्या कैसे हम डेवलप कर सकते? मतलब तो आपका बोलने का मतलब ऐसा है कि उनका यूज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। या फिर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी ला सकता है, ऐसी कोई विचार विमर्श करके, जैसे कि अगर कोई बच्चा इंजीनियर जितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो जैसे ही उसका कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर उसको कुछ उसके ऊपर उसको कुछ जॉब मिले, या फिर वो खुद का क्रिएट करे। ये इनोवेशन होना ही चाहिए, मतलब जिस भी कॉलेज से, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि ठीक है, हम मानते हैं कि हर स्टूडेंट को तो जॉब नहीं मिल सकता, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं उससे हम मैक्सिमम ये प्रयास करें कि उनको कुछ मिले, उनको काम मिले, उनको काम में लगाया जाए। नहीं तो हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट तो इंजीनियर बन रहे हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉय है, उनके हाथ में काम नहीं है, उनका स्किलफुल यूज नहीं हो रहा है, अगर है भी तो वो स्किलफुल नहीं है, या फिर स्किलफुल है तो फिर वो पढ़े हुए हैं। तो ये जो चीजें है, तो ये चीजें है मतलब पॉलिसी लाने के से ही मतलब खत्म हो सकता है। हाँ, मेरा अगला सवाल इसी से लगभग संबंधित है। जैसे मैं बात कर रहा था रट्टाफिकेशन और बाकी सारी चीजें, अच्छा, कई लोगों का मानना है कि लॉर्ड काले आया, उसने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया। वो क्लर्क बनाना चाहता था लोगों को, तो अपने काम कराए, तो उससे हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था भटकी हुई है। तो हम दूर नहीं सोच सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड मैकेले जो आया था, तो उसने कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब जिससे हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है खराब हो जाए। उसने तो उल्टा मतलब जो क्योंकि देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उस तरह की मतलब उनको जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। जॉब क्रिएशन के लिए एक लैंग्वेज आवश्यक है, तो उसने इंग्लिश को प्रोत्साहन दिया था, नहीं क्या? इंग्लिश कंपलसरी किया था, लेकिन बहुत लोगों ने उसके मतलब उसके ऊपर ये भी किया, विरोध भी किया कि भाई ये इंग्लिश क्यों बना रहे। लेकिन तब के ज़माने में मतलब इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज थी जो ग्लोबल लेवल पे चालू थी, और इंडिया ऐसा कंट्री था जो बैकवर्ड था। हर डिफरेंट कास्ट और रिलीजियस के लोग थे, और उनको एक करने के लिए एक स्टेज क्रिएट करना आवश्यक था। तो मुझे लगता है कि मैकेले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उससे कुछ ना कुछ तो इंडिया को डेफिनेटली मतलब फायदा ही हुए, ना कि नुकसान। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि वो तो एक प्रकार की समय की डिमांड भी थी। मतलब आप एक प्रैक्टिकल आंसर दे रहे हो, ये दर्शकों को मैं बता दूं, समय की डिमांड ही थी। यदि आप नहीं पढ़ रहे थे, नहीं लिख रहे थे, तो आप फिर वो आबादी भी नहीं आती, आप वहां से निकल ही नहीं पाते। तो वो मतलब का न्यूट्रल डिसीजन था, वो आपके फायदे का भी था और आपके नुकसान में। और कई लोग जो सोचते हैं कि ये गलत है, तो उनको बता दें ये हमारी गलती है, क्योंकि ये हम लोग सोच रहे हैं कि हमको क्लर्क बनना है, ना कि मैकेले बोल के गया कि तुमको क्लर्क बनना है। वो तो उस समय नहीं, का मुझे लगता है कि मैकेले की जो पॉलिसी थी वो आवश्यक ही थी। उससे ही हमने मतलब कुछ चीजें जो है मतलब इंडिया ने कुछ सीखा है, और उससे मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा ही हुआ है, ना कि नुकसान। जी, निश्चित रूप से। अभी आप हमको बता दीजिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और किस-किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, और रिसेंटली लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या वो हेल्प करेगी या नहीं? पहली बात तो मतलब हमारे जो क्या कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करना है, तो फर्स्टली तो हमें मतलब जो हमारा खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो एजुकेशन पर बढ़ाना होगा। जो अभी मतलब कुछ पिछले 2-4 साल का अगर हम एग्जाम्पल ले तो फिर हम देखते हैं कि 2% ही खर्च हो रहा है। 2 से 3% गवर्नमेंट दिखाता है अपने बजट में कि वो स्पेंड करेगा, लेकिन उससे सिर्फ हार्डली 2% ही खर्च होता है। अभी पिछले साल जो गवर्नमेंट ने बजट लाया था, बजट पेशकश की, तो उसमें उसने बताया कि हम 6% तक उसको लेके जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते समय, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। अभी भी हम देखते हैं कि वो 2 से 2% ही बना हुआ है, जो मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम से देखा जाए तो वो बहुत कम है। दूसरा क्या करना चाहिए? दूसरा जो हमारे जो एजुकेशनल बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे IITs हुआ, या फिर बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जो बड़े इंस्टीट्यूट है जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, वो ज़्यादातर खोलनी चाहिए, ना कि मतलब उसमें कमतरता होनी चाहिए।
जैसे JNU है, जिससे मतलब एक पॉलिसी मेकर क्रिएट होता है। ऐसे एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और गवर्नमेंट ने उस पर स्पेंड करना चाहिए। उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। एक्सपेंडिचर देखिए अगर, तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ साल में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जो खर्च हो रहा है वो कम हो रहा है। और एक एग्जांपल, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसको पहले क्या रहता था, जो पिछले दबे कुछ मतलब जो बैकवर्ड क्लास से लोग आते थे, जो फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते थे, तो उनकी जो फीस थी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती थी। और पिछले 3 साल से अगर देखें, 18 या 17 से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो स्कॉलरशिप बंद कर दी। तो अभी क्या हो रहा है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लोग जाने वाले थे, जो पिछले दबके के लोग थे, वो अभी मतलब अफोर्ड ही नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे जाएंगे, वो कैसे एजुकेशन लेंगे। तो ये जो डेफिशिएट है, ये कम होना चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने ज्यादातर मतलब एक्सपेंडिचर बनाना चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करनी चाहिए। अभी तो ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट सिर्फ कॉलेजेस को सिर्फ उनकी मतलब जो रकम होती है वो अदा करते हैं, इसके साथ वो कुछ भी नहीं देते, ना कि उस पे मतलब एक्सपेंडिचर कम होता दिखा जा रहा है। सिर्फ हमें आंकड़े बताते हैं कि वो जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी का हमने 4% खर्च किया था, 3% खर्च किया, 6% बढ़ा रहे, लेकिन असल में जो हम देखते हैं तो वो जो चीजें प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो कम ही होती जा रही है। हायर इंस्टीट्यूशन है जो उनकी फीस बढ़ रही है, पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जाओ तो उसका भी फीस बढ़ा दिया है। तो एक सामान्य जो व्यक्ति है तो वो एजुकेशन कैसे लेगा, ये है। अभी दूसरा जो बात बोली आपने कि हमारी जो दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन जो एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी देखिए, एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लाई है, तो मुझे लगता है कि अभी ये जो एजुकेशन पॉलिसी कम से कम 40 साल के बाद आई है। 1965 में कुछ तो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, या 85 के आसपास, 35 साल बाद आई है। तो यकीनन कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं जो मुझे लगता है कि वो ठीक है, अच्छे हैं। जिसमें पहले था कि पहले 36 क्लास मतलब 6 वर्ष की आयु तक कोई भी लड़का है वो स्कूल नहीं जा सकता था। ओके, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप 3 साल में ही हो, लेकिन स्कूल उसको खेलना ही है, उसको जाकर पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन उसको स्कूल भेज दो, वो वहाँ खेलती रहेगी 3 साल की आयु तक। मतलब गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रक्चर कैसे लाया है, 5 3 3 4 5 3 3 प्लस 4 ईयर, मतलब 3 साल जो है उसके जो बच्चा है वो आंगनवाड़ी में खेलेगा, उसके साथ 2 साल भी उसके वही कंप्लीट कर देगा। उसके बाद ये 5 साल हो गए उसके बाद 6ठी 7ठी 8ठी 5th 6th 7th और 8th तक जो रहेगा और 3 साल रहेगा। ओके, और उसके बाद 9 10 11th और 12th, जो 12th का भी उसको डायरेक्टली बोर्ड रहेगा। अभी तक क्या चल रहा था कि जो हमारा बोर्ड था वो 10th और 12th में था, तो उसमें अभी कुछ चेंजेस किया है, जैसे कि अभी 12th में ही आपको बोर्ड देखने को मिलेगा और 10th में कुछ बोर्ड नहीं रहेगा, तो ठीक है। और अभी इसमें भी क्या है, जो अपने मनपसंद जो सब्जेक्ट है वो उसमें ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी क्या चल रहा है, जैसे कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से व्यक्ति आता है तो उसका अगर 12th साइंस तक आर्ट ही रहता है तो बीएससी नहीं कर सकता। ओके, अगर साइंस वाला स्टूडेंट है तो आर्ट्स में आ सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला स्टूडेंट साइंस में नहीं आ सकता। लेकिन अभी की एजुकेशन पॉलिसी ऐसी कहती है कि अगर आपको एजुकेशन में कुछ बैरियर नहीं होगा, आप जो सब्जेक्ट पसंद है उसको आप चूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि मतलब जो भी बंदा या बंदी रहेगी जो एजुकेशन लेने आ रही है उसको उसका कम नॉलेज रह सकता है, क्योंकि अगर 10 11 12 में आप उसका ही बेस क्रिएट कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली वो इजी जाएगा, आगे जाके इजी जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट ले रहे हो तो थोड़ा फार आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आपको मतलब 3 साल ये और 2 साल मतलब पीजी करते हो तो ये मतलब इजी हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मतलब आप इस पे एक पॉजिटिव कदम देख रहे हो। बिल्कुल। और क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी
जो एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें ही मतलब बीएड का 4 सेमेस्टर ऐड कर दिया। मतलब आप कोई डिग्री ले रहे हो तो वो डिग्री 3 ईयर की, और उसके लास्ट सेम ही अगर आपको टीचर के लिए जाना है तो आप लास्ट सेम 4 साल रहेगा आपका एजुकेशन, और लास्ट ईयर में आपका बीएड का सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा। इस तरह से कुछ चेंजेस किया है। लेकिन अगर होल तरीके से अगर पूरी समरी अगर हम पूरे एजुकेशन पॉलिसी की करें तो एक ही मतलब एक दो तीन चीजें ही बदली है। जैसे कि हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद भी, मतलब 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी चूज कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो कर सकते हैं। उसके साथ सिर्फ ईयर में कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि 5 साल जैसे ग्रेजुएशन और पीजी के लिए 5 साल लगते थे, उसी तरह ही इसी भी एजुकेशन पॉलिसी में 5 साल ही लगेंगे। ओके, जैसे कि हम कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद और उसे कुछ ग्रेजुएशन 3 साल का होगा, और उसे कुछ और किसी विषय में अगर पीएचडी करनी है, और कुछ विषय में कुछ अगर पीजी करना है तो उसको उतने ही साल लगेंगे जितने अब लगते हैं। ओके, तो ये जो चीजें है वो सेम ही रखिए। और उसके साथ जो मास्टर ऑफ फिलोसफी का जो कोर्स था वो उसने हटा दिया है। अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक तो पीएचडी कर सकते हो पीजी के बाद, या फिर और रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से कुछ चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की कर पाएंगे, एमफिल नहीं कर सकते अभी। नहीं एमफिल नहीं होगा, एमफिल हटा दिए। अच्छा, आप हमारे शो में आए, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जाते जाते हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा मैसेज दे जाइए ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले, या आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पहले तो हरीश मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे आपने इस काबिल समझा और मुझे इनवाइट किया, और मेरी कुछ जो बातें हैं उसको दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए थैंक्स। मैसेज तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मतलब किसी को भी मतलब अपने जीवन में कुछ पाना हो तो उसको निरंतर मतलब सफल होने तक प्रयास करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। आपने डिसाइड किया है, हो सकता है आपको बहुत बार उसमें मतलब हार सहन करना पड़े, हो सकता है कभी कभी आपको मतलब खुद पे ही विश्वास ना हो कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, और उसको जितनी शिद्दत से आप चाहोगे डेफिनेटली वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बस प्रयास करते रहिए। मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि भाई सभी लोग जो है, जो भी आपका एम है, जो भी गोल हो, तो उसको मतलब पॉजिटिव ही देखिए और सतत प्रयास करते रहिए। डेफिनेटली आपको एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। और एक कुछ कोट था, हमारे सर ने कुछ बताया था, उसने हमें बताया था कि कुछ याद आ नहीं रहा मुझे, कि मतलब उन्होंने बताया था कि मतलब जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपको मतलब उतनी बड़ी ही सक्सेस मिलेगी। सही बात है, मतलब हाँ, तो ये तो आपने वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा सभी को, मतलब अपने अपने तरीके से, मतलब सबका स्ट्रगल होता है और उसी तरीके से उसको अपना गोल भी मिलता है। सही बात है, बी आर अम्बेडकर भी कह चुके हैं ना कि मतलब पढ़ो लिखो संघर्ष करो संगठित रहो, तो यही सारी चीजें तो है ना। तो राकेश जी, इसी नोट के साथ हम इस शो से आपसे विदा लेते हैं, और आपने बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण दिया भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे, जिस प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, और दर्शकों ने यहाँ तक के सुना। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू हरीश, थैंक यू।